चुनाव के लिए? बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव के जब परिणाम आए थे, जिसमें जी। फूलपुर जो सीट थी, जिसमें फूलपुर सीट से जो विधायक थे उसमें मौजूदा जो थे प्रवीण पटेल, वो सांसद हो गया फूलपुर से। तो वहां से अब जो है वहां पर चुनाव होना था, सबको इंतजार था लगातार सभी पार्टियां की कब इसका इसका इलेक्शन होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिया है मुस्तफा सिद्दीकी पे ऊपर, उन्होंने दांव लगाया है। तो वही भाजपा अभी पत्ते नहीं खोली है, भाजपा जो अपने प्रत्याशी अभी नहीं उतारी है, क्योंकि उनको इंतजार था कि इलेक्शन कब रिजल्ट घोषित होगा, उसके कब आता है इलेक्शन कमीशन, कब जारी करता है डेट, उसके बाद अब देखना होगा कि भाजपा किसको प्रत्याशी अपना घोषित करती है, कब किसको बनाती है। इसी पे सबकी निगाहें, क्योंकि भाजपा की ये सीट है लगातार यहाँ पे। अपनी बात जो यहाँ पे जो भाजपा के जो विधायक है प्रवीण पटेल, अब वो सांसद हो गए, तो यहाँ पे भाजपा बिल्कुल चाहेगी कि ये जो सीट है पुनः उसी के पाले में आए, और इसी के लिए लगातार पूरी भाजपा जो है वो दमखम लगा रही है। लगातार जो पार्टी के जो मंत्री हैं और नेता है, लगातार यहाँ पे अपनी मीटिंगें बैठकें कर रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपनी बैठकें और मीटिंगें का दौर लगातार यहाँ पे जारी है। तो अब उल्टी गिनती कह सकते हैं, बात तो शुरू हो गई है। अब 13 नवंबर को जो होगा वो यहाँ का भविष्य तय करेगा कि कौन होगा यहाँ का विधायक फूलपुर सीट से। तो इसी पे अब आज से जो है इलेक्शन कमीशन ने डेट निर्धारित कर दिया है। तो अब सभी पार्टियां और दमखम के साथ यहाँ पे उतर जाएंगे, और फूलपुर विधानसभा चुनाव में अब सभी पार्टियों को आके अब अपना अपना प्रचार प्रसार और तमाम तरीके की जो चीजें होंगी वो सामने आएंगी। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह का चुनाव होता है और किसके पाले में ये सीट जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे दिलचस्प बात है। हालांकि अब चुनाव आयोग ने डेट्स की घोषणा कर दी। अमित बने रहेगा हमारे साथ। कानपुर का रुख करते हैं, जेबा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं, और अलीगढ़ से भी हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पहले जेबा आपका रुख करना चाहेंगे। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, जाहिर सी बात है कि अब कयास की घड़ियां भी खत्म हुई है। अब पार्टियों के पास किसी भी तरह का विकल्प प्रकल्प नहीं है, जो है सामने तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने जो जी की जो शीशामऊ सीट है, हाँ। यहाँ पर जो बाई इलेक्शन होना है, ये बीजेपी के लिए बड़े नाक का सवाल बन गई है, क्योंकि ये 22 सालों से जो ये सीट है लगातार सपा के खाते में जाती रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगी कि मुस्लिम वोटर तो है ही है, इसके अलावा जो है बैकलॉग वोटर भी बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में अभी बीजेपी ने अपना हालांकि कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है, उसका नाम नहीं ओपन किया है, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से बता रही हूँ आपको कि कोई भी प्रत्याशी होगा तो शायद वो बैकलॉग से ही यहाँ पे बीजेपी उतारेगी सीसामऊ सीट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी न केवल जीत होगी, बल्कि सपा के गढ़ को ढहाना भी होगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पर सपा का कब्जा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की हिट लिस्ट में होगी ये सीट। चलिए अलीगढ़ का रुख करते हैं, जेबा लौटेंगे आपके पास। प्रमोद भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, फिलहाल मौजूदा समय में स्थितियां क्या नजर आ रही हैं? देखिए, चुनाव आयोग ने आज घोषणा कर दी है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था। ऐसे में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। और बाद में तैयारी की करूं तो ग्राउंड जीरो पर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन चुनाव कराने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है, चूंकि खैर विधानसभा में उपचुनाव होना है। और देखिए, उपचुनाव में अब तक यहाँ विधायक अनूप प्रधान हुए रहते थे, और अब अनूप जी हाथरस से सांसद हो गए। ऐसे में यहाँ चुनाव होना है, और देखिए चुनाव को लेकर ग्राउंड जीरो पर पुलिस प्रशासन के आला अफसर पूर्ण तरीके से तैयार है, और हर तरीके से वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। दूसरा, मैं थोड़ा सा सीट का विस्तार से यह भी बता दूं कि देखिए, ये खैर विधानसभा जो सीट है जाट बाहुल इलाका है। यहाँ लगभग 1.25 लाख जाट है, और जाट के अलावा 75,000 क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के लोग लगभग 75,000 है। इसके अलावा दलित यानी 30,000 के करीब दलित और मुस्लिम बताए जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ जो मुकाबला रहा है पिछले 20 वर्ष में, देखिए 2 बार से आरएलडी का यहाँ विधायक हुआ करता था, और 2 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। ऐसे में यहाँ जाट बहुल्य इलाका होने के चलते, और भारत में आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट निकालना इतना टिपिकल नहीं रहेगा, क्योंकि जो जातीय समीकरण
बोल रहे हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ एक बड़ा बेनिफिट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरा, मैं यह भी बता दूं, देखिए बाई इलेक्शन कोई भी हो, ज्यादातर सत्ता में रहने वाली पार्टी के ही पक्ष में हमेशा चुनाव जाता है। जी चलिए, ये कथन तो बिल्कुल सही है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उस पर जनता का झुकाव 60% तो पहले से रहता है। अगर क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा हो तभी वो जीत दर्ज कर पाती है, और ये हमने समय समय पर देखा भी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास प्रमोद। एक बार फिर से चलिए अमित का रुख करते हैं, हाई प्रोफाइल सीट इसमें शामिल है। तो अमित, अभी किस प्रकार की अगर हम एक जमावट देखें, सियासी जमावट किस प्रकार की नजर आ रही है दोनों पार्टियों को, अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें ग्राउंड की? तो देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने भी अपने मजबूत कैंडिडेट पे उतारा है, क्योंकि वो भी 3 बार से विधायक रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी ये जमीनी नेता माने जाते हैं और हर घर में कहते हैं इनकी पकड़ मजबूत है। उनको उन्होंने प्रत्याशी तौर पर उतारा है, क्योंकि यहाँ पे मिली जुली चलिए अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। इसी बीच हमारे दर्शकों को एक बड़ी खबर बता देते हैं। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब जानिए नतीजे कब आएंगे। तो देखिए 23 नवंबर को, यानी कि 13 नवंबर को वोटिंग है 9 विधानसभा सीटों के लिए, और 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। मिल्कीपुर सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग है और 23 नवंबर को आ जाएंगे उपचुनाव की सीटों के नतीजे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए, 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव है। 13 नवंबर को इन 9 सीटों के लिए वोटिंग होगी, मतदान होगा। और चुनावी नतीजे, मतगणना की बात करें तो 23 नवंबर को मतगणना होगी, 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। तो 13 नवंबर को वोटिंग और ठीक 10 दिन बाद 23 नवंबर को काउंटिंग, यानी कि नतीजे, सभी सीटों के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 23 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। वोटिंग की बात करें, मतदान 13 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना यानी कि नतीजे की तारीख होगी 23 नवंबर। और मिल्कीपुर विधानसभा सीट को होल्ड किया गया है। अभी मिल्कीपुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि लंबे समय से ये कयास चल रहा था कि कब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, एक सीट को चुनाव आयोग ने होल्ड किया है, जो मिल्कीपुर सीट है। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद रिक्त हुई थी। अब चलिए राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं। रवि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और जैसा कि हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि केवल एक सीट को होल्ड किया गया है, वो है मिल्कीपुर सीट। जी जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 10 जो विधानसभा सीटें अभी लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं, उनको लेकर चुनाव होना था, उपचुनाव, और इसको लेकर लगातार जहां राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बढ़ी हुई थी, वहीं अब इसको लेकर आज तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 9 सीटों को लेकर तारीखों की घोषणा की गई है, जिसमें 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को जो वोटों की गिनती होगी, यानी परिणाम है वो 23 नवंबर को जब गिनती शुरू होगी तो उसके बाद आएंगे।
हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अयोध्या में मिल्कीपुर है, विधानसभा को छोड़कर बाकी सीटों पर चुनाव को लेकर ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को ये वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम रवि हमारे दर्शकों को बताएं राजनीतिक सरगर्मियां, क्योंकि हमने देखा 2 दिन का समय हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें सूबे के मुखिया शामिल हुए, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष थे, केंद्रीय गृह मंत्री जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी जरूर चाह रही है कि ये जो अब पहले 10 अब 9 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उसे जीत मिले, ये पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी इस ओर लगा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने निश्चित तौर पर 10 सीटों को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा है वो कर दी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो 1 सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी, लेकिन निश्चित तौर पर इसको लेकर बीजेपी ने बड़ा मंथन भी किया है निश्चित तौर पर, और जाहिर है कि अभी विपक्ष को भी इसको लेकर तैयारी है, वो कर रही है। हालांकि 6 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कर दिया था, लेकिन 4 सीटों लेकिन एक मजे की बात यह है रवि की मिल्कीपुर सीट के लिए सपा ने अपना प्रत्याशी फाइनल कर दिया था, और अब उसी मिल्कीपुर सीट को चुनाव आयोग ने होल्ड कर दिया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसको होल्ड कर दिया है, तो ये माना जा रहा है कि अब बाद में इनकी तारीखों की घोषणा होगी, लेकिन अभी फिलहाल 9 विधानसभा की सीटों को लेकर जो चुनाव होना है उसको लेकर तारीख की घोषणा जरूर कर दी गई है। 13 तारीख को इन सीटों पर जो मतदान होगा उसके बाद जिसके परिणाम है वो आएंगे, तो निश्चित तौर पर कह सकते जो चर्चाएं थी वो अब विराम लेंगी, क्योंकि अब सीधे अब मतदान की तारीख होगी और उसके बाद फिर आप चुनाव के जो नतीजे हैं वो जल्द ही आएंगे। जी और बिल्कुल जैसे आज 15 तारीख है रवि, 13 नवंबर को वोटिंग होगी और महज 10 दिन बाद यानी कि 23 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। समझा यही जाए कि पार्टियों के पास अब समय 1 महीने का ही है, जितनी सियासी जमावट जमानी है ग्राउंड में जमा लीजिए, 1 महीने में ही जो करना है कर लीजिए, अगर ये चुनाव में फतह हासिल करनी है तो। बिल्कुल, अब निश्चित तौर पर करीब 1 महीने से भी कम का वक्त रह चुका है, क्योंकि आज 15 तारीख है और 13 यानी अगले महीने 13 तारीख को ये मतदान होगा, जिसके बाद 23 नवंबर को जब वोटों गिनती शुरू होगी तो मतदान होगा। हालांकि इसके बाद अगर हम बात करें तो अब 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं, तो निश्चित तौर पर सभी दलों के लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली किस तरीके से इन सीटों पर चुनाव लड़ना है और जीत हासिल करना है, क्योंकि 27 के चुनाव में आप इस 10 सीटों के बाद फिर अब सीधे 27 में जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर वो साफ करेगा कि 10 सीटों में जो जीत हासिल हुई है जिन पार्टियों को या जिन नेताओं को, उसी हिसाब से वो आगे की चीजें वो तय होंगी, किस तरीके से जो पार्टियों ने जो कोशिशें की हैं, जो लोगों में विश्वास जगाया है, उसका कितना फायदा है वो उनको चुनाव में मिलता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये जो 9 उपचुनाव अभी होंगे ये एक लिटमस टेस्ट जरूर साबित करेगा 2027 से पहले दोनों पार्टियों के लिए, क्योंकि मुख्य पार्टियां आमने सामने में सपा और बीजेपी है, अन्य पार्टियां भी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इन 2 पार्टियों की आमने सामने किस प्रकार की टक्कर होगी वो इन चुनावी नतीजों में हम देखेंगे। 23 नवंबर को उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी अगर हम रवि सियासी जमावट की बात करें तो अखिलेश यादव भी दम भर रहे हैं और लगातार इस तरह से वो भी मैदान में हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर कोई दे सकती है पार्टी तो वो सपा है। इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया समय समय पर बताते आए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, और अभी अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बेहतर परिणाम मिले थे और समाजवादी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के सामने आई। जिस तरीके से उसको ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में मिली है, तो निश्चित तौर पर उससे कहीं ना कहीं पूरी समाजवादी पार्टी है वो पूरे आत्मविश्वास से लबरेज है, और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी उसको विधानसभा के जो चुनाव होने हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर उसे फायदा लेना चाहती है। हालांकि 9 सीटों को लेकर जो तारीख को घोषणा कर दी गई जिसपे चुनाव होगा, हालांकि 6 सीटों को लेकर भी उन्होंने पहले से ही
नामों की घोषणा कर दी है। तो निश्चित तौर पर अभी 4 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ किस तरीके से वो अब जो सीटों बंटवारा करते हैं और कितनी सीटें हैं कांग्रेस को मिलती है, इसको लेकर भी जल्द ही अब जो नामों का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल रवि, लौटेंगे आपके पास। देवभूमि की भी एक सीट की तारीखों का ऐलान हो गया है, केदारनाथ सीट का। हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय श्रीवास्तव लाइव जुड़ रहे हैं। संजय जी, एकमात्र सीट है लेकिन इस पर नजर टिकी हुई थी, बहरहाल तारीखों का ऐलान हो गया है। जी संजय जी। जी संजय जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हमारे दर्शकों तक अभी। जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री का फोकस पूरा केदारनाथ पे था। लगातार केदारनाथ के जो विधानसभा है या केदार घाटी, वहां को लेकर के कई घोषणाएं उन्होंने की। जब उनका लगातार ये केदार घाटी का के ऊपर घोषणाएं चल रही थी और केदारनाथ उनका जाने का भी था, लोगों को वहां पे लगाने का था, तभी लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि ये पूरा फोकस चुनावी है और चुनाव के दृष्टिकोण से ही सारा किया गया है। और आज वह हुआ भी। आज जो चुनाव की घोषणा हुई है, 20 नवंबर को चुनाव है और 23 को मतगणना होगी। तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ केदारनाथ में चुनाव लड़ने जा रही है। और हमेशा देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से मोदी जी का नेतृत्व मिला है, तब से चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, उसको वह उतने महत्वपूर्ण ढंग से लेते हैं जैसे पूरे प्रदेश का चुनाव लिया जाता है। जी जी संजय जी, लोकसभा चुनाव तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा और ये चुनावी नतीजों ने भी बताया, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। हालांकि वो 2 सीटें भी कांग्रेस की ही थी। अब ये केदारनाथ सीट कितना बड़ा दारोमदार आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर से? देखिए, ये मुख्यमंत्री के लिए तो एक चैलेंज है, मान के चलिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 2 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, दोनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार का मुंह देख चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। और यह परंपरागत अगर देखा जाए तो यह जो सीट है वह भारतीय जनता पार्टी की है। और लोग मान के भी चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तराखंड में जो धार्मिक जगहों की सीटें हैं वह भारतीय जनता पार्टी जी अपना मान के चलती है। ये महत्वपूर्ण हो भी जाता है। और पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से पिछले समय से केदारनाथ पे अपने आप को और अपने कार्यों को लेकर के फोकस किए हैं, ये माना जा रहा है कि केदारनाथ बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही संजय जी, क्योंकि हम देख भी रहे हैं जिस प्रकार से सीएम धामी जो मुख्य रूप से जिस तरह से धर्म पर्यटन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से केदारनाथ का दौरा करते हैं, तो ये जगह विकास के मामले में भी सरकार के पास नंबर 1 में है। और जरूर भाजपा पूरी तरह से चाहेगी कि एक बड़े अंतराल से, एक बड़े मार्जिन से इस केदारनाथ की सीट को फतह करे। जी जी, मैं आपको बताऊं कि इस वर्ष केदार घाटी में बहुत बड़ी आपदा आई, लेकिन उनको जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने उस आपदा का सामना किया और आपदा में यात्रा को फिर से शुरू कराया। आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि केदारनाथ में जो चुनाव होने हैं उसको दृष्टि में रख के ही, उसको सामने रख करके ही पुष्कर सिंह धामी ने वहां पे पूरी केदार घाटी में फोकस किया है। और अब जब चुनाव घोषित हो चुका है, आज पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं में है, तो कुमाऊं से उनका आज ये मान लीजिए कि शंखनाथ केदारनाथ चुनाव को लेकर के वहां से चुनावी यात्रा वो शुरू कर देंगे। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है केदारनाथ को जीतना। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी जी, संजय जी लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होना है। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल सियासी जमावट क्या कह रही है गाजियाबाद की, अगर हम दोनों प्रमुख पार्टियों की बात करें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में गाजियाबाद की भी सीट जो है शामिल है, उसमें की शहर सीट है। शहर सीट पर उपचुनाव होगा, जिसको लेकर तैयारियों की अगर बात करें
तो बीजेपी सरकार द्वारा किस तरीके से बीजेपी की पार्टी द्वारा तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा रहा हो और उनके द्वारा बड़ी सौगात जो है गाजियाबाद की जनता को दी गई हो, तो उससे कहा जा सकता है कि भूमिका तो पहले ही बना दी गई है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है। और जो चुनावी मंत्र जो दिया है वो पहले ही दिया जा चुका है किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जब यहाँ विजिट हुई थी, जब वो यहाँ पर आए थे, तो जितने भी पदाधिकारी हैं सबके साथ उन्होंने एक बैठक की थी और सबके व्यूज को जाना था। आखिरकार जमीनी स्तर पर कैसे लोगों से इंटरेक्ट हुआ जाए, लोगों की जमीनी स्तर की जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर की जाए, उन सभी पहलुओं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विस्तार से बात की थी और उनको ये बताया भी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह का हो, क्योंकि शहरी सीट पर ये चुनाव होना है। तो ऐसे में यहाँ पर अतुल गर्ग थे, तो कुछ लोगों में उनको लेकर कोई नाराजगी भी देखी गई थी, पर उस नाराजगी को दूर करते हुए, हालांकि फिलहाल जो है नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, अब तारीखों का ऐलान हुआ है तो नाम की भी घोषणा गाजियाबाद की हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा अनिल, लौटेंगे आपके पास, बने रहेगा हमारे साथ। सत्येंद्र हमारे साथ मैनपुरी से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, फिलहाल जिस सीट की बहुत चर्चा हो रही थी मिल्कीपुर, उस सीट पर ऐलान नहीं हुआ है, क्या इसको लेकर सपा मुद्दा बना सकती है? क्योंकि 9 सीटों पर ऐलान तो कर दिया है चुनाव आयोग ने। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना था, वहां पर 9 विधानसभा सीटों का ही भी ऐलान हुआ है। जी। अगर हम मैनपुरी की करंट विधानसभा सीट की बात बिल्कुल सबसे अहम सीट, बिल्कुल सीट ही हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से विधायक हुए थे और कन्नौज से चुनाव जीतने के बाद वो सांसद बन गए। उसके बाद ये सीट खाली हुई, जिससे चुनाव होना है तो सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं कर पाई, तो वही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को करैल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। तो तेज प्रताप समाजवादी पार्टी के एक कद्दा पर नेता भी कहा जाते हैं और जनता में उनकी अच्छी पहचान है और लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी, आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक दूसरी बात ये हुई है कि अगर करहल सीट को फतह कर लिया भाजपा ने, तो ये सबसे बड़ी जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं। मुरादाबाद का रुख करते, शाहनवाज भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। जी शाहनवाज, एक जानकारी हमारे दर्शकों को दें सियासी जमावट की भी, बहरहाल तारीखों का ऐलान क्योंकि चुनाव आयोग ने कर दिया है। देखिए बिल्कुल, जो चुनावी तारीखों का ऐलान है वो हो गया है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। जहां मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में लगातार चुनावी चर्चाएं चल रही थी, अब उन चर्चाओं पर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जगह जगह चर्चाएं होंगी और चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो गया है। अगर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की मैं बात करूं तो 1993 में यह भाजपा एक बार यह चुनाव जीती है, उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार यहाँ प्रयासरत है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो लगातार चुनाव से पहले ही यहाँ पहुंच रहे थे और लगातार तैयारियां उनकी चल रही थी। उनका कहना है कि इस बार वो कुंदरकी विधानसभा पर अपना कमर, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कठिन डगर है, लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाती भी है अपने नतीजों से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार इंडिया न्यूज तमाम अपडेट उपचुनाव से जुड़ी आप तक पल पल की प्रतिपल की पहुंचा रहा है। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, 13 नवंबर को 9 सीटों के लिए वोटिंग